हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये आधुनिक भारत इतिहास का एक सेशन चल रहा था और हम इसमें आज कंटिन्यू हैं और आज हम जानने वाले हैं फ्रांसीसियों के बारे में, ठीक है ना। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हम स्टार्ट किए थे, हमारा जो सेशन चल रहा था वो यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड था, ठीक है ना। अब देखिएगा जरा, हमने जो है पुर्तगालियों के बारे में पहले पढ़ा, उसके बाद हमने डचों के बारे में पढ़ा, अंग्रेजों के बारे में पढ़ा। अब बात आती है, सबसे लास्ट में आते हैं फ्रांसिस, ठीक है ना। जो फ्रांसिस आते हैं ये तो आते सबसे लास्ट में, ठीक है ना। लेकिन इनके बीच और अंग्रेजों के बीच काफी ज्यादा संघर्ष होता है, ठीक है ना। अंग्रेजों का उतना ज्यादा संघर्ष पुर्तगालियों से नहीं हुआ, उतना ज्यादा संघर्ष डचों से नहीं हुआ, जितना संघर्ष जो है फ्रांसीसियों से हुआ, ठीक है ना। क्योंकि ये लास्ट में तो जरूर आए, ठीक है। लास्ट में आने का तात्पर्य ये नहीं हुआ कि ये कमजोर थे, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, आते ही जो है सबसे पहले क्या किया कि ये अपना कारखाना बसाना स्टार्ट किया। तो थोड़ा सा पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, कंपनी का स्टार्टिंग कहाँ से होता है। चूंकि देखिए क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब फ्रांसिस कंपनी जो है हमारे भारत में आने से पहले, उस समय क्या था, लुई 16वां का राज चल रहा था, ठीक है। किसका? लुई 16वां का। और फ्रांस में जब लुई 16वां जो था, उसके शासनकाल में उसी का एक मंत्री था, मंत्री कालबर्ट, ठीक है ना। मंत्री कालबर्ट था। मंत्री कालबर्ट के द्वारा 1664 में कंपनी की स्थापना हुई, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1664 में। किसके द्वारा होती है? तो मंत्री कालबर्ट के द्वारा। जरा ध्यान सुनिएगा, मैंने मंत्री क्यों लिखा, मैंने मंत्री कालबर्ट क्यों लिखा? क्योंकि ये लुई 16वां के शासनकाल का ये मंत्री था। और मंत्री का मतलब ये हो गया, अगर मंत्री ने उसकी स्थापना की है तो वो राज्य शासित कंपनी है, ठीक है ना। यानी कि वो राज्य के अधीन है। वो जो कंपनी बन रही है यहाँ पे, जिस कंपनी की स्थापना हो रही है, वो कंपनी डायरेक्ट राज्य के संपर्क में है, ठीक है ना। यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ जो भी सरकारी कंपनियां हैं, वो क्या, उसका जो नियंत्रण है वो सरकार के हाथों में है। उसी प्रकार से जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका भी नियंत्रण क्या था? राज्य के हाथ में था, फ्रेंच में, ठीक है ना। अब देखिएगा जरा, 1664 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है और फ्रांसिस केरोन, ठीक है, जरा याद रखिएगा, फ्रांसिस केरोन की अध्यक्षता में 1667 में भारत में इनका आगमन होता है, ठीक है ना। ये जो कंपनी बनी थी, इस कंपनी के जो एक संगठन के रूप में ये लोग क्या किए, ये भारत की तरफ चले। और इसकी जो इस पूरे संगठन का जो अध्यक्ष था वो था केरोन, ठीक है ना, फ्रांसिस केरोन। देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें जो है ना आपको लिख देता हूं कि जिससे कि आप नोट करते चले। मैं बार बार कहता हूं कि पेन कॉपी पेपर लेके बैठिएगा, उस पर नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। एक एक चीज, सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे, और बहुत ज्यादा इसके बारे में जानना नहीं है। अगर इतना अगर आपने जान लिया, मैं जो भी चीजें सारा एनालिसिस करके लेके आता हूं आपके सामने, उससे अधिक आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। चाहे आप यूपीएससी में बैठिएगा, यूपीपीसीएस में बैठिएगा, या फिर किसी भी छोटे एग्जाम में, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, वगैरह में आप बैठिएगा, उसमें जो है आपको इतिहास जो भी मैं आपको दे रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। वो आपके लिए सफिशियंट होगा। बस आप 20-30 मिनट का वीडियो देख लेंगे, आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पे फ्रांसिस केरोन की अध्यक्षता में 1667 में भारत में इसका आगमन होता है। और 1667 में आगमन होने के बाद पहली ही कंपनी सूरत में 1668 ईस्वी में, जरा देखिएगा, 1668 में सूरत में ही पहला कारखाना इन्हें डाल दिया, ठीक है। यानी कि जो ये जो संगठन आ रहा था वहां से, जो एक मंडल आ रहा था फ्रांसिस केरोन की अध्यक्षता में, इसने क्या किया, आते ही क्या किया कि 1668 में सूरत में अपना पहला कारखाना डाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो भी आता है वो अपना पहला कारखाना डाल देता है, मतलब कि क्या उस समय लंगर चल रहा था क्या, कोई आया खा के चला गया, ठीक है। तो ऐसा ही समझिए, क्योंकि दक्षिण भारत में किसी भी प्रकार की भारतीय शक्ति जो थी वो सुदृढ़ नहीं थी, ठीक है ना। इसलिए कोई भी कंपनी आती थी और वहां पे कारखाने स्थापित कर लेती थी, जो भी उनको जगह मिलता था उस पर कब्जा कर लेती थी, ठीक है ना। और लेकिन उत्तर भारत में कुछ स्थितियां अभी भी क्या थी, वहां पे बदली हुई थी, क्योंकि अभी भी औरंगजेब का शासन वहां पे चल रहा था, ठीक है ना। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, 1669 में जस्ट एक साल बाद भारत के पूर्वी तट पे मसूलीपट्टम है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों? मसूलीपट्टम कहाँ पे है? भारत के पूर्वी तट पे है। वहां पे कारखाना खोल देते हैं ये लोग, ठीक है ना। वहां पे कारखाना खोलते हैं कौन? तो फ्रांसिस खोलते हैं 1669 ईस्वी में। और इन दोनों का जो है
इन दोनों का जो देखरेख करने वाला एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, उसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है ना, क्या था? फ्रांसिस, ठीक है ना, फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन। अब यह ध्यान दीजिएगा, यानी कि इन दोनों कंपनी व दोनों कारखानों का जो देखरेख करने का कार्य था वो फ्रांसिस मार्टिन के अधिकार क्षेत्र में इसको सौंपा गया। अब जरा ध्यान से आइएगा, ठीक है ना। अब क्या है ना कि 1673 में वालीकोंडापुरम के शेर खान लोदी से पुडुचेरी, ठीक है ना, अभी पुडुचेरी नाम है, उसमें पांडिचेरी था। ये 2006 के बाद इसका जो नाम है उसको चेंज करके पुडुचेरी कर दिया गया है, उसमें पांडिचेरी था। तो इस पर थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कई बार आप किताबों में देखेंगे पांडिचेरी, ठीक है ना, और पुडुचेरी। तो पुडुचेरी जो है अभी वर्तमान नाम है, ठीक है, उस समय इसको पांडिचेरी ही बोलते थे, यानी 2006 के बाद इसका नाम चेंज हुआ है, ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो 1673 में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा क्या होता है कि वालीकोंडापुरम के शेर खान लोदीन से क्या होता है कि पुडुचेरी उसको ले लिया जाता है, ठीक है ना। जब इनको एक छोटा सा क्षेत्र पुडुचेरी प्राप्त हो जाता है तो इनको रहने का स्थान हो जाता है, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में आजादी के बाद तक ये लोग क्या किए कि पुडुचेरी में रहते थे, ठीक है ना। ये लगभग 1661 के करीब जो है भारत को पुडुचेरी जो है सौंप के चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको जरा अभी वो चीज मैं बताऊंगा आगे बढ़ते बढ़ते। जहां अभी देखिए क्या है, मैं आपको स्टेप वाइज लेके चलूंगा, ठीक है। जो चीजें पहले आएंगी उसके बारे में हम पूरा पढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं कि फ्रांसीसी मैंने स्टार्ट किया, अभी से स्टार्ट करके पूरा कहां तक वो चले गए, पूरा आजादी तक नहीं। थोड़ा सा स्टेप वाइज हम चलते चलेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा था यूरोपियों का आगमन चल रहा था, और यूरोपियों के आगमन में जो भी यूरोपीय शक्तियां हमारे भारत में एंटर करती हैं उनके बारे में एक एक चीज हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा आगे। अब क्या है कि 1673 में वालीकोंडापुरम के शासक जो थे शेर खान लोदी से इन्होंने क्या किया, पुडुचेरी ले लिया, ठीक है। अब बात आती है 1697 में रेजविक की संधि, क्योंकि संधियों को जरा याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मैं सारे क्वेश्चन को बताता चलूंगा, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पीसीएस के एग्जाम में बना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा 1697 में रेजविक की संधि आखिर क्यों हुई और किसके बीच हुई, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेजविक की जो संधि थी वो डचों और फ्रांसिस के बीच में हुई। किसके बीच में हुई? तो डचों और किसके बीच में हुई दोस्तों? तो फ्रांसिस, ठीक है ना, फ्रांसिस के बीच में हुई। अच्छा, ये संधि हुई क्यों, ठीक है ना। ये संधि इसलिए हुई क्योंकि जो डच थे ना ये बहुत ही मतलब कमीना टाइप के थे, ठीक है ना। ये किए क्या थे कि बेचारे यहाँ करके ये शेर खान लोदी से जो है पुडुचेरी लेते हैं, उसके बाद ये डच क्या करते हैं, उसको छीन लेते हैं इनसे, ठीक है ना। क्या करते हैं वो डच जो है उनसे छीन लेते हैं, और जब छीन लेते हैं तो फिर बेचारे क्या करते हैं कि एक संधि करते हैं 1667 में रेजविक की संधि, और इस रेजविक की संधि से डच क्या करते हैं कि वो पांडिचेरी जो है इनको लौटा देते हैं फ्रांसीसियों को। यही आपका यहाँ पे मामला है, तो आप इसको याद रखिएगा। 1697 में रेजविक की संधि डचों और फ्रांसीसियों के बीच होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब होता है 1720 में कंपनी का पुनर्गठन, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कंपनी का पुनर्गठन, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से ये सुनिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1698 से लगभग 1713 की मैं बात आपको बता दूं, उस समय हालैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा था, ठीक है ना। हालैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा था। जब फ्रांस और इनके बीच में युद्ध चल रहा था तो जैसा मैंने आपको बताया, ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये राज्य के अधीन काम करती है, ठीक है ना। तो वास्तविकता तो ये थी कि अगर फ्रांस पे कोई प्रभाव पड़ेगा तो उसका प्रभाव जो है भारत पे डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डायरेक्ट राज्य शासित कंपनी थी, ठीक है ना। इसलिए फ्रेंच में कोई भी घटना घटती है तो उसका सीधा प्रभाव क्या होगा, इस कंपनी पे तुरंत पड़ेगा, क्योंकि ये राज्य के अधीन ये कंपनी थी, ठीक है ना। ये चीज जरा आप इसको याद रखिएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जब वहां पे हालैंड के साथ युद्ध होता है तो वहां पे जो है ना दोस्तों कि थोड़ी सी सेना जो है उनकी इधर उधर हो जाती है, और इसमें जो है इनका जो है थोड़ा सा ध्यान भी उस युद्ध की तरफ खींच जाता है, जिसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाती है। जब कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाती है तो अंग्रेज वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा ग्रो करते हैं। जब अंग्रेज ग्रो करते हैं तो क्या होता है, अब कंपनी को क्या होता है, फिर से एक नए रूप से चालू करने के लिए कंपनी को पुनर्निर्माण की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और ये पुनर्निर्माण कब होता है? 1720 में होता है, ठीक है ना। तो जरा इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना है एसएससी के अंदर, ठीक है। तो आप इसको भी देखिएगा, 1720 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पुनर्निर्माण होता है, ठीक है ना। पुनर्निर्माण हो गया।
अब जो बात आती है, देखिए पुनर्निर्माण होने के बाद 1721 का वो दिन, ठीक है ना, शायद मैंने यहाँ पे लिखने का भूल गया है, ठीक है ना। 1721 में मॉरिशस पे ये लोग क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं मॉरिशस पे, ठीक है ना। मॉरिशस पे क्या करते हैं दोस्तों, तो 1721 में मॉरिशस पे ये लोग कब्जा कर लेते हैं। आगे चलते हैं। अब 1742 में डुफ्ले को गवर्नर नियुक्त किया जाता है भारत का। यहां से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होती है, ठीक है ना, क्योंकि डुफ्ले जो था वो एक बहुत ही कूटनीतिक शासक था, ठीक है ना। अगर वो भारत में रह गया होता तो वो निश्चित तौर पे फ्रांसीसियों को एक स्तर तक पहुंचा देता, ये कहना गलत नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा शासक और बहुत ही कूटनीतिक शासक और एक दिमाग लगाने में, रणनीति तय करने में बहुत ही अच्छा ये शासक था डुफ्ले, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आता है 1742 में गवर्नर बन के भारत में नियुक्त होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये गवर्नर बनता है ना, तो चूंकि क्या है, दो राज्य, ठीक है ना, दो जो राज्य थे उस समय, कर्नाटक राज्य के अंदर दो जगह थे, मद्रास और पांडिचेरी, ठीक है। ये दोनों पे आप याद रखिएगा, कर्नाटक के अंदर ही क्या था, मद्रास भी था और पांडिचेरी भी था, ठीक है। तो मद्रास और पांडिचेरी जब कर्नाटक के अंदर है तो जाहिर सी बात है कि मद्रास पे अंग्रेजों का कब्जा था और पांडिचेरी पे किसका कब्जा था, तो पांडिचेरी पे इनका कब्जा था लगभग फ्रांसीसियों का, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, और इन दोनों के बीच में कर्नाटक के नवाब आके फंस जाते हैं, ठीक है ना। अब कर्नाटक के नवाब फंसते हैं तो ये क्या चाहते हैं, पांडिचेरी के शासक चाहते थे यानी कि फ्रेंच, और इधर मद्रास के जो अंग्रेज थे ये दोनों चाहते थे कि मेरा प्रभुत्व जो है शासक पे ज्यादा रहे, ठीक है। तो शासक पे अपना प्रभुत्व लगाने के लिए क्या होता है, ये दोनों आपस में भिड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपस में भिड़ने के लिए ये पहले प्रत्यक्ष रूप से नहीं भिड़ते हैं, ये जरा ध्यान रखिएगा, ये पहले प्रत्यक्ष रूप से नहीं भिड़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध अब यहां से स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1740 में ही स्टार्ट हो गया था, और ये 1740 में इसकी पृष्ठभूमि क्यों पड़ी, क्योंकि ये डुफ्ले जो है ना, ये तो थोड़ा कुछ देर बाद आया, ठीक है ना। जैसे याद रखिएगा ये लगभग 1742 में आया, लेकिन कर्नाटक युद्ध जो प्रथम कर्नाटक, क्योंकि 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, और कर्नाटक युद्ध भी आपसे पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में कि कर्नाटक का युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो अंग्रेजों और फ्रांसिस के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें 3 युद्ध हुए थे, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध कर्नाटक में। क्यों कर्नाटक में हुए थे, क्योंकि मद्रास और पुडुचेरी जो था वो कर्नाटक के अंदर ही था, इसलिए यहाँ पे अपने साम्राज्यवाद को लेकर के लड़ाइयां छिड़ गई थी, ठीक है ना। 1740 में क्या था ना, ऑस्ट्रिया एक यूरोप का देश था, उस पे जो है ना एकाधिकार करने के लिए फ्रेंच वाले और यहाँ पे अंग्रेज, ये दोनों क्या करते थे, आपस में लड़ाई में एक दूसरे के लिए भिड़ गए थे, ठीक है ना। अब इंग्लैंड ये चाहता था, ब्रिटिश ये चाहते थे कि ऑस्ट्रिया पे एकाधिकार उनका हो, और फ्रांसिस चाहते थे कि हमारा हो, ठीक है ना। तो ये 1740 में ऑस्ट्रिया पर एकाधिकार का युद्ध वहां पे स्टार्ट हो गया था। तो जाहिर सी बात है, जब एकाधिकार का युद्ध अगर वहां पे स्टार्ट हुआ यूरोप के अंदर, तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ेगा, ठीक है ना। और भारत में उसका प्रभाव पड़ता है, और जब भारत में प्रभाव पड़ता है तो चूंकि जब एकाधिकार का युद्ध चल रहा था वहां पे ऑस्ट्रिया में, तो सारे अंग्रेज सेना वहां पे मौजूद थे, ठीक है ना। लेकिन उसी टाइम जो था कि फ्रांसिस के नौसेना जो है मद्रास के पास थी, इसलिए फ्रांसिस वाले क्या करते हैं कि 1746 में मद्रास पे कब्जा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, यानी कि मद्रास पे पहले किसका अधिकार था, अंग्रेजों का। अब अंग्रेज बेचारे फंसे हुए हैं ऑस्ट्रिया के एकाधिकार के युद्ध में फ्रांस के साथ, और फ्रांस की जो नौसेना थी वो लगभग मद्रास के पास थी, और 1746 में मद्रास पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। अब बात क्या होती है, अब इनके बीच झगड़ा चालू हो जाता है, लेकिन उसके जस्ट बाद 1748 में एक ला सापेल संधि, और पीसीएस 2020 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था ये आप इसको याद रखिएगा, पीसीएस 2020 का, ठीक है ना, पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस, ठीक है ना, यूपी पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है, आप जाकर के एक बार जरा देख लीजिएगा, ठीक, सेम टू सेम यही क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि 1748 में एक ला सापेल संधि, ठीक है, 1748 में एक ला सापेल संधि के बारे में आप उसमें जाके पढ़िएगा। तो एक ला सापेल संधि से क्या होता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध पे विराम लग जाता है, ठीक है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या होता है, अब देखिएगा यहाँ पे, अब आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है ना। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध, क्योंकि प्रथम तो हो चुका, अब देखिए ये इनके बीच ना इतना कीड़ा दौड़ रहा था कि ये बेचारे जहां तहां भिड़ते रहते थे। जैसा मैंने आपको बताया ना कि एक जंगल के अंदर 2 शेर कभी नहीं रह सकते, जब एक जंगल के अंदर 2 शेर रहेंगे तो लड़ाइयां होंगी ही होंगी। तो उसी तरह ये था, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज जो थे
वो पुर्तगालियों पे भी क्या, पुर्तगाली तो उसके साड़ू ही बन गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया 1661 ईस्वी में जो चार्ल्स द्वितीय का, इंग्लैंड के जो चार्ल्स द्वितीय थे सम्राट, उनका विवाह जो है पुर्तगाल की राजकुमारी से हो गया था। ये दोनों आपस में क्या हो गए थे, साड़ू बन गए थे, ठीक है ना। और डचों को इन दोनों ने मिलकर हरा दिया। अब बात आ जाती है फ्रांसिस की, और फ्रांस जो थे उस समय थोड़ा सा उभरे हुए थे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि डुप्ले ने एक बड़ी रणनीति बनाई थी, ठीक है ना। डुप्ले ने क्या किया था, एक बड़ी रणनीति बनाई, लेकिन उसी समय क्या हुआ, देखिए जरा यहाँ पे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय 1751 में मद्रास का जो गवर्नर बना था अंग्रेजों की तरफ से, क्योंकि अंग्रेजों के हिस्से में था, क्योंकि जब 1748 में एक्स-ला-सापेल संधि हुई, उसी समय फ्रांसिस ने क्या किया कि उनका मद्रास उनको वापस कर दे, भैया लो अपना मद्रास ले जाओ, ठीक है, हमारा संधि हो गया है। लेकिन क्या है ना दोस्तों कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू होने के समय क्या था, 1751 से 1755 तक ये युद्ध चला था, और उसी समय 1751 में मद्रास का जो गवर्नर था अंग्रेजों की तरफ से, वो सैंडर्स बना। वो सैंडर्स नहीं जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड कराया था, उसको आप छोड़ दीजिएगा 2 मिनट के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो घटना लगभग आगे की बात है, ये पहले की घटना है, ठीक है। ये वो सैंडर्स नहीं था, ठीक है। तो ये क्या है, 1751 में सैंडर्स जो था वो मद्रास का गवर्नर बना था। और यहाँ पे ये द्वितीय, आखिर देखिएगा जरा यहाँ पे, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ क्यों, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होने का कारण था, जरा मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जरा देखिए इसका थोड़ा सा ना आप एक बार समझ लीजिएगा, आखिर ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध में चल क्या रहा था, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पीसेस में मेंस वगैरह में तो चूंकि यहाँ तक नहीं आएगा, क्योंकि मेंस में तो 1748 के बाद से ही आपका स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा जरा मेंस में जो है 1750 के बाद, क्योंकि मध्य 18वीं शताब्दी के बाद से आपको जो है पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मेंस का ये सिलेबस स्टार्ट होता है यहाँ से। जब मेंस का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि डायरेक्ट आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध से पूछे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये दोनों शक्तियां खुलकर के सामने आ रही हैं, ठीक है। दोनों शक्तियां जो है खुलकर के सामने आ रही हैं। जरा देखिएगा यहाँ पे जो है कर्नाटक के अंदर आपको पता था कर्नाटक, ठीक है ना, और यहाँ पे हैदराबाद, ठीक है ना। अब देखिए आप ये दोनों जगहों पे क्या हुआ ना, उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ गई। इन दोनों जगहों पे क्या हो रहा है, उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ गई, और कर्नाटक के अंदर ही आता था आपका हैदराबाद, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि जब कर्नाटक के अंदर हैदराबाद है, तो हैदराबाद में कौन कौन से 2 शासक थे जो उत्तराधिकार की लड़ाई में लड़ रहे थे। जैसे हमारे यहाँ चुनाव होता है ना कि यूपी में चुनाव हो रहा है तो अखिलेश यादव लड़ जाएंगे, इधर योगी आदित्यनाथ लड़ जाएंगे। अगर केंद्र में हो रहा है तो इधर कांग्रेस लड़ जाएगी, इधर भाजपा लड़ जाएगी। तो यानी कि वहां पे जो है एक उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, ठीक है ना। तो यहाँ भी वैसा ही कुछ होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो वयस्क मताधिकार के आधार पे चुनाव होता है, वहां पे तो मारो काटो के आधार पे होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 लोग थे। 2 लोग कौन थे, एक था नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहले था आपका मुजफ्फर जंग, ठीक है ना, मुजफ्फर जंग, ठीक है ना। और यहाँ था आपका नासिर जंग। 2 लोग थे, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। ये दोनों भाई थे, ठीक है ना, दोनों भाई थे। पहले क्या था ना, एक बाप का 2 लड़का 3 लड़का होता था, आपस में लड़ जाता था, ठीक है ना। बाप लड़ जाते थे और बाप बेटे लड़ जाते थे वहां पे। जैसा कि आपने जाना कि अकबर का बेटा सलीम भी लड़ा था, ठीक है ना, और हुमायूं, शाहजहां, ये सारे लोग विद्रोह करके जो है फिर से बाद में जो है औरंगजेब ने भी क्या किया कि शाहजहां को जो है कि जेल बेल में डाल दिया, ठीक है ना, आपने देखा होगा। तो हम वहां अभी बाद में चलेंगे, ठीक है ना। जब हम आपको मैं मध्यकालीन भारत पढ़ाऊंगा तो मुगलों के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हैदराबाद में 2 लोग लड़ रहे थे और कर्नाटक में 2 लोग, ठीक है ना। कर्नाटक में कौन कौन लड़ रहा था, कर्नाटक में एक थे अनरुद्दीन, ठीक ना, अनरुद्दीन, ठीक है ना, अनरुद्दीन थे, और एक थे आपके चंदा साहब, ठीक है ना। एक थे आपका चंदा साहब, चांद साहब, ठीक है ना, चंदा साहब। जरा ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद के अंदर उत्तराधिकार की जो लड़ाई चल रही थी वो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच थी, और कर्नाटक में चंदा साहब और अनरुद्दीन के बीच थे, ठीक है ना। तो अब देखिएगा कौन किसके तरफ है। देखिए अब यहाँ पे फ्रांसिस, ठीक है ना, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये फ्रांसिस और ये आपके क्या है, अंग्रेज, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, अंग्रेज जो है वो हैदराबाद में नासिर जंग का साथ देते हैं और कर्नाटक में अनरुद्दीन का देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इनको, ठीक है ना। अंग्रेज जो साथ किसका देते हैं, नासिर जंग का, हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए, और
यहाँ पे कर्नाटक के लिए अनवरुद्दीन का, लेकिन फ्रांसिस क्या करते हैं, यहाँ पे मुजफ्फर जंग और यहाँ पे चांद साहब, ठीक है, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का यहाँ पे क्या करते हैं, ये लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। जरा ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ये प्रत्यक्ष रूप से कूद गए हैं लड़ाई में, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई में कूदने के साथ क्या होता है कि अंग्रेज जो थे उस समय जो अंग्रेजों का जो गवर्नर था वो सैंडर्स था। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे सर, अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों का कौन था, ठीक है ना, प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उस समय अंग्रेजों का जो कह सकते हैं कि गवर्नर कौन था, तो मॉर्स था। कौन था, मॉर्स, ठीक है। इसके बारे में आप नाम याद रखिए, कौन था दोस्तों, तो मॉर्स था, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, यानी हैदराबाद की उत्तराधिकार की लड़ाई में मुजफ्फर जंग, नासिर जंग दोनों भाई, और यहाँ पे कर्नाटक में चंदा साहब और अनवरुद्दीन, ठीक है। अब क्या होता है कि नासिर जंग और अनवरुद्दीन का अंग्रेज साथ देते हैं इधर, और इधर जो है हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहब का फ्रांसिस देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहां से जो है ना थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट आता है, और यहाँ पे ये है ना कि मुजफ्फर जंग जो है आपका, ठीक है, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब ये दोनों मिल करके, ठीक है ना, ये दोनों मिल करके इसको मार देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, ये दोनों जो है ना मिल जाते हैं। फ्रांसिस जो है बहुत चालाक थे, कहते हैं बेटा एक काम करो, तुम दोनों मिल जाओ और इस ससुरा को क्या कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। ये दोनों मिल करके इसको मार देते हैं। मारने के बाद क्या होता है ना, इसका बेटा था मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली, ये बेचारा भाग जाता है। मोहम्मद अली क्या होता है, भाग जाता है, और भागने के तत्पश्चात जो है दोस्तों अब ये क्या है ना, भागने के बाद वो चला जाता है सैंडर्स के पास, ठीक है। अब सैंडर्स भी कहता है अच्छा तुम लोग बेचारे को मार दिए इसके बाप को, अब मैं भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो 1751 में जो है मोहम्मद अली के लिए, 1751 में, ठीक है ना, मोहम्मद अली के लिए वो सेना भेजता है, ठीक है ना, सेना भेजता है, और ये फ्रांसिस वाले भी सेना भेजते हैं। लेकिन उसी समय जो था लगभग आपका रॉबर्ट क्लाइव सेनापति था अंग्रेजों का, उसने कहा कि देखो भैया ये जब तक ना ये जाकर के अलग युद्ध कर रहे हैं तब तक हम लोग एक काम करते हैं कि उस समय कर्नाटक की जो राजधानी थी अकाट थी, ठीक है ना, कर्नाटक की जो राजधानी थी अकाट थी, ये लोग युद्ध करने वहां गए थे, लेकिन तभी जो है अंग्रेजों की एक दूसरी टुकड़ी ने अकाट पे आकर के 1751 में कब्जा कर लिया। अब जैसे अकाट पे कब्जा हुआ तो उस समय क्या था कि जब चंदा साहब और मुजफ्फर जंग ने अनवरुद्दीन को हराया था तो उस समय जो कर्नाटक का शासक कौन बन गया था, चंदा साहब बन गया था। तो चंदा साहब ने क्या किया कि इसने भी अपनी एक टुकड़ी भेजी, कहां पे, अकाट में, ठीक है ना। और जैसे ही इसकी आधी टुकड़ी अकाट पहुंची ना, तब तक ये फिर क्या किए कि अपनी एक और टुकड़ी भेज करके और जगहों पे इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता ये है दोस्तों कि अकाट पे कब्जा होने के बाद इनको भी जो है हरा दिया जाता है, ठीक है ना। इनको भी, चंदा साहब को भी अंग्रेजों ने हरा करके अनवरुद्दीन के लड़के मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब घोषित कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जरा देखिएगा, बहुत ही थोड़ा सा मैंने इसीलिए आपको थोड़ा सा डायग्राम टाइप का बना दिया, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कौन किसको मारा, कहाँ से किसको कौन मार रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, उसी समय जो है अब फ्रांस वाले जो है इस डुप्ले की बार बार जो लड़ाइयां चल रही थी, इन लड़ाइयों की वजह से वो परेशान हो गए, ठीक है ना। अब लड़ाइयों को जैसे परेशान होकर के उन्होंने कहा बेटा तुम बहुत लड़ाई कर ली, ठीक है, अब तुम एक काम कर लो, वापस आ जाओ, नहीं तो तुम हमारा जो यहाँ पे राजस्व बच रहा है, जो भी हमारा राज की खजाना है, वो सब तुम खत्म कर दोगे लड़ाइयों में, ठीक है। तो इसलिए डुप्ले की वापसी हो जाती है, और ये फ्रांस की सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। बहुत सारे इतिहासकार और यहाँ तक कि स्मिथ भी मानते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक कि बेन स्मिथ भी मानते हैं कि ये फ्रांस की एक बहुत बड़ी गलती थी उस समय डुप्ले को वापस बुलाना, और उनके जगह पे गोडियो को भेजा जाता है, ठीक है, उनके जगह पे गोडियो को गवर्नर बना करके भारत के अंदर भेजा जाता है फ्रांस का। अब क्या होता है कि अब इन दोनों के बीच जो होता है 1755 ईस्वी में संधि हो जाती है, ठीक है, और 1755 ईस्वी में संधि के साथ ही क्या होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध खत्म हो जाता है। चलिए ठीक है, यहां तक तो काम समझ में आ गया। लेकिन यहीं पे क्या होता है ना, तीसरा कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हो गया। ये लो, अब तीसरा कर्नाटक युद्ध स्टार्ट होने का कारण क्या था वो भी जान लेते हैं, ठीक है। तीसरा कर्नाटक जो युद्ध था वो था 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है ना। यूरोप में क्या था, सप्तवर्षीय युद्ध चालू हो गया था 1756 में, ठीक है ना, सप्तवर्षीय, ठीक है, युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध जो है 1756 में कहा चालू हुआ, यूरोप के अंदर, ठीक है ना। अब उस सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव जो था वो डायरेक्ट कहां पड़ा, आपके यहाँ पे कर्नाटक में पड़ा, भारत में, ठीक है। अब वहां पे क्या था ना कि काउंट डी लाली को 1758 में भारत भेजा गया, ठीक है ना, और
ये कोई गवर्नर नहीं था, ये सेनापति के रूप में इसको भेजा गया था, ठीक है ना, काउंट डी लाली को। अब ये पहुंचा भारत 1758 में, ठीक है ना, और 1758 में पहुंचा तो 1760 में लगभग जो है युद्ध हुआ वहां पे, ठीक है। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, देखिएगा जरा यहाँ पे 1760 के वांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा बुरी तरह से क्या किया, फ्रांसीसियों को हराया। और उसके हराने के बाद क्या होता है कि फिर 1763 में पेरिस में एक संधि होती है जिसको हम कहते हैं पेरिस संधि, ठीक है ना। और पेरिस संधि किसके बीच में हुई थी, तो आपको याद रखना है फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। कब हुई थी, तो 1763 ईस्वी में हुई थी। और यहां से जो है अब फ्रांसीसियों का जो एक प्रभुत्व था, जो लड़ाई झगड़ा था, अब यहां से खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उनमें इस पेरिस से संधि में होता क्या है, उनको एक निश्चित क्षेत्र दे दिया जाता है और कहा जाता है भैया न हम आपके क्षेत्र में इंटरफेयर करेंगे, न आप हमारे क्षेत्र में इंटरफेयर कीजिएगा, और हम दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी वहां पे शांत हो जाते हैं। अब जो भी चीजें चलेंगी आगे वो अंग्रेजों के बारे में चलेगी। और अभी आपको ये भी पता होगा कि लगभग तीसरे कर्नाटक युद्ध के समय अंग्रेजों ने बंगाल पे प्रभुत्व कायम कर लिया था। प्लासी की लड़ाई आपको याद होगी 1757 की, ठीक है। और 1757 की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेज बहुत ज्यादा उत्साहित थे, ठीक है। और अंग्रेज जब उत्साहित थे और उसी उत्साह का कारण था कि फ्रांसीसियों को बहुत ज्यादा बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। दोस्तों आज का जो मैंने आपको ये पूरा सेशन बताया और जो भी आपको एक एक चीजें मैंने बताई है उसको आप नोट करते चलिएगा। अगर आपको जो चीज नहीं समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा, ठीक है, उस पे आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।